नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस। आईएमए बनारस शाखा का चुनाव हुआ संपन्न। सचिव पद पर डॉक्टर राहुल चंद्रा हुए विजयी। डरबी शायर क्लब द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर का मनाया गया 92वां जन्मदिवस। और नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। चेतगंज थाने की पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। चेतगंज थाने की पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति, जिसमें महिला व पुरुष दोनों हैं, अंधरा पुल से चौकाघाट की तरफ देशी शराब की दुकान के पास खड़े हैं तथा अपने पास 20 बंडलों में नाजायज रूप से गांजा रखकर ले जाया जा रहा है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अभियुक्त गणों को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला है? आज सुबह 6 बजे मॉर्निंग में चेतगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं, वो बस अड्डे के आसपास घूम रहे हैं। तो जब हमारे पुलिस वाले पहुंचे तो पाया कि लगभग 9 व्यक्ति थे, जिसमें से 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी। और उनके पास से लगभग 11-12 बंडल बरामद हुए, जो कंबल में लपेटे हुए मैरिजुआना था, गांजा था। और ये लगभग बाद में जब वजन किया गया तो लगभग 400 किलोग्राम के आसपास है मटेरियल, और जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। और बाकी इनको दाखिल करके और इनका रिमांड बनवाया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी रोडवेज से हुई है। ये मटेरियल जो ला रहे थे वो उड़ीसा से ला रहे थे, और उड़ीसा से गाजियाबाद में एक इनका जो किंग पिन है मेन, उसको डिलीवर करना था। एक कैरियर के रूप में थे, एक केवल सामान की डिलीवरी करना था। जिसको डिलीवरी करने जा रहे थे, क्या नाम था उसका? उसका नाम दलवीर है और वो मसूरी गांव गाजियाबाद का रहने वाला है। और इसके अलावा उसी क्षेत्र में एक रामू है और रोशन है, ये लोग भी इसके साथ जुड़े हुए। कितने लोग गिरफ्तारी हुई? अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी इस पे और काम चल रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं? हाँ, इसमें महिलाएं हैं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं। गिरफ्तारी करने वाली टीम को सर कुछ पुरस्कार है? हाँ, अभी तो उच्च अधिकारियों के द्वारा निश्चित रूप से पुरस्कार की घोषणा होगी अभी। और बाकी एक सम्मानीय कार्य किया है हमारी टीम ने, उसमें चेतगंज पुलिस और सिगरा पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से काम किया। बरामद किए गए माल की कीमत कितनी हुई? लगभग 1 करोड़ के आसपास की है। नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चौकाघाट क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान चौकाघाट लकड़ी मंडी क्षेत्र में हुए भीषण अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही दोबारा अतिक्रमण न किए जाने की सख्त हिदायत भी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। ये शहर में पिछले 3-4 दिन से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। प्रशासनिक जो फैसले हुए हैं, जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं, उनमें सभी विभाग शामिल हैं। नगर निगम, पुलिस प्रशासन, PWD, इन सभी विभागों के द्वारा निर्णय लिया गया था कि त्यौहार से पहले शहर को डिकंजेस्ट किया जाए, शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी की जाए और त्यौहार शुरू होने से पहले लोगों के मूवमेंट की दुख तकलीफों को कम की जा सके। और इसी को देखते हुए पूरे शहर में 5 जोन में 5 अलग अलग टीम बनाई गई है, तो सारे शहर के मुख्य सड़कों के अतिक्रमण हटवाए गए। अभी इसमें मेन रोड दिए जा रहे हैं और 1-2 दिन के बाद अन्य रोड भी लिए जाएंगे। ये लगभग 10 दिन पूरा अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में चलेगा और उसके माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो नाले हैं या जो साइड की पट्टियाँ हैं, वहाँ तक जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, चाहे वो छोटे लीगल इलीगल जो है, चाहे छोटे टेम्परेरी हों चाहे परमानेंट हों, उन सबको हटवाया जाए। इसमें मशीन और मटेरियल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगर निगम और BDA ले रहा है। उसी के साथ पुलिस के सहयोग के लिए, प्रशासन के सहयोग के लिए उनके अधिकारीगण उपस्थित हैं। PWD अपनी अपनी सड़कों का, नगर निगम अपनी अपनी सड़कों का डिमार्केशन कराएगा और ये कार्य प्रतिदिन अब चालू कराया जाएगा। आज ये पर्टिकुलर जो पड़ाव की रोड है,
इसकी टीम का जो कार्य है उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारीगण हम लोग आए हुए हैं। इसी प्रकार से शहर में 5 जगहों पर 5 टीमें काम कर रही है। सुबह से शाम तक ये अलग अलग जगह पे लगभग 20-30 जगह प्रतिदिन अतिक्रमण हटाया करेगी। और कुल मिला के प्रयास ये है कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ट्रैफिक की व्यवस्था को और अच्छा किया जा सके और शहर में जो आम लोग हैं जिनके चलने फिरने में दिक्कत आती है उनकी तकलीफों को दूर किया जा सके। सर, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने जो है इसमें कैंट का स्टेशन है, हमारे जो मोहन सराय की रोड है, इसके अलावा जो हमारे एयरपोर्ट की रोड है मैदागिन से गुडोडिया और उसके बाद आगे सुनारपुरा होते हुए लंका तक की रोड है। इसके अलावा रविंद्रपुरी और उधर BHU की तरफ सारे प्रकार के हैं क्योंकि शहर के 5 जोन इसमें कवर्ड हैं। तो 5 जोन में 5 टीम लगातार काम करेंगी और सारी रोड आने वाले 10 दिन में कवर की जाएगी। इस तरह का अभियान चलाया जाता है उसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है, क्या उसके लिए क्या कुछ? इसीलिए अब की बार जो है वो फोटोग्राफी करवाई जा रही है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करवाया जा रहा है। जो भी अभियान हट रहे हैं उनकी फ़ोटो खींची जा रही है। अगली बार अगर इन्फोर्समेंट लगता है तो ऐसे लोगों पर FIR दर्ज करके पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। फोटोग्राफी करके रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई प्रतिदिन GD में एंट्री करने की व्यवस्था बाकायदा सभी टीम्स के द्वारा आज से लागू की जा रही है ताकि भविष्य के लिए रिपोर्ट रखा जा सके और आगे कोई पुनरावृत्ति करें तो उसकी कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में शहर में लग रहे भीषण जाम की स्थिति को देखते हुए नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त के नेतृत्व में मैदागिन क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ पुलिस टीम ने अवैध रूप से हुए कब्जे को मुक्त किया, साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान टीम ने उन्हें दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी। यह अभियान भैरवनाथ, मैदागिन, लोहटिया, कबीरचौरा इत्यादि क्षेत्रों में चलाया गया। इस दौरान नगर निगम, प्रवर्तन दल व भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। ये अभियान कब से कहाँ तक चल रहा है? ये अभियान चल रहा है आपका काल भैरव से लेके कबीरचौरा पूरी मेन रोड पे दोनों तरफ रोड पटरी और नाली के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए चलाया जा रहा है। किसके आदेश पर चलाया जा रहा है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से। क्या है आदेश? आदेश ये है कि बनारस शहर में अक्सर जाम रहता है, रोड पटरी किनारे अतिक्रमण रहता है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है, उसको हटाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी के नगर आयुक्त श्री गौरांग राठी साहब, वाराणसी के DM श्री कौशल राज शर्मा जी ने हम गरीबों के लिए कोतवाली थाने के आगे वेंडिंग जोन बनाया कि वेंडरों के लिए कुछ ठेला वहाँ पे डिसाइड हो जाएगी, जो लगाएंगे वहाँ पे अपनी जीविका परिवार के लिए चलाएंगे, वो अतिक्रमण से दूर रहेंगे। लेकिन कल यही प्रशासन ने वो गरीबों को पूरा 3500 ठेला उठाकर ठेकवा दिया। अब बताइए 35 परिवार कहाँ जाएंगे, उनके परिवार को कौन देखेगा? कोरोना काल में कैसे कैसे लोग उभर के आए, तो आज आप नगर निगम अभियान चालू कर दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कैसे भारत देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब देशवासी हमारे भाई हैं, एक तरफ भाइयों को तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। IMA बनारस शाखा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सचिव पद पर डॉक्टर राहुल चंद्रा विजयी हुए। IMA बनारस शाखा के चुनाव के पश्चात मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह ने अध्यक्ष व सचिव सहित सभी पदों पर विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राहुल चंद्रा ने सीधे मुकाबले में डॉक्टर SP सिंह को 229 मतों से पराजित किया। सचिव पद पर डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह ने डॉक्टर अरुण त्रिपाठी को 290 मत से परास्त किया। संयुक्त सचिव के 2 पदों पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह 286 व डॉक्टर अभिषेक सिंह 283 मत पाकर विजयी हुए। सामाजिक कार्य सचिव पद पर डॉक्टर अतुल सिंह ने डॉक्टर ऋतु गर्ग को 271 वोट से परास्त किया। जनसंपर्क सचिव पद पर डॉक्टर राकेश पटेल विजयी हुए। वहीं वित्त सचिव पद पर डॉक्टर मधु अग्रवाल, वैज्ञानिक सचिव पद पर डॉक्टर कर्मराज सिंह व पुस्तकालय सचिव पद पर डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी निर्विरोध चुने गए। शाखा कार्यकारिणी में 20 सदस्य, राज्य कार्यकारिणी में 37, केंद्रीय कार्यकारिणी में 17 सदस्य निर्वाचित हुए। वहीं सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण किया गया, साथ ही उन्हें बधाई दी गई। कल हुए चुनावों के विजयी हमारे उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए एवं उन्हें विजयी होने के बाद उनको आधिकारिक सर्टिफिकेट देने के लिए आज सभी सदस्य यहाँ आए हुए हैं। मैंने अध्यक्ष निर्वाचित और सचिव, संयुक्त सचिव, पब्लिक रिलेशन सचिव, लाइब्रेरी सचिव और वित्त सचिव एवं अन्य हमारे पद जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और शाखा कार्यकारिणी के सदस्य को सभी को विजयी होने पर और निर्वाचित घोषित किए जाने पर आज मैंने उन्हें अपना सर्टिफिकेट अपनी तरफ से प्रदान कर दिया है। बात की जाए तो
अध्यक्ष के लिए कितने मत पड़े? कुल मत 414 पड़े हैं, जिसमें से 14 मत गिनती के दौरान अवैध घोषित किए गए हैं। अध्यक्ष पद पर 308 वोट डॉक्टर राहुल चंद्रा को मिला है और सचिव पद पर 340 वोट डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह को मिला है। और इस बार भी वार्षिक चुनाव 2021-22 IMA के चुनाव में मैं पुनः सचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। डॉक्टर साहब दोबारा आप सचिव पद पर निर्वाचित हैं, आगे क्या योजना होगी आपकी IMA के लिए? हमारी यही योजना होगी कि IMA को एक नई ऊंचाई दी जाए, जनता के साथ एक समन्वय बनाई जाए, जनता को कोई असहयोग न हो, साथ ही साथ हमारे जो भी चिकित्सक के सदस्य हैं इस कोरोना काल में जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनके हित की रक्षा की जाए। जनता और चिकित्सकों के बीच में जो इस समय दूरी बढ़ रही है उसे पुनः कम की जाए। कितने लोगों ने आपको चुना है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जिन लोगों ने मुझे चुना है उनका मैं हार्दिक दिल से आभारी हूँ। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाला और आकर के यहाँ मत दे करके मुझे मत के रूप में आशीर्वाद दिया। कांग्रेस नेताओं पर हुए मुकदमे के संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ कई कांग्रेस नेताओं के ऊपर नामजद फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम स्थल पर सब कुछ सुचारू रूप से सुव्यवस्थित चल रहा था, जहां पर विधायक आराधना मिश्रा व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी उपस्थित थे। कुछ समय उपरांत सभागार में सांसद संगम लाल का आगमन हुआ, जिनका स्वागत इन दोनों लोगों के द्वारा किया गया तथा स्वागत में विधायक आराधना मिश्रा ने सांसद संगम लाल गुप्ता को अपनी कुर्सी भी ससम्मान दी, जिसके बाद संगम लाल गुप्ता के साथ आए कुछ कार्यकर्ता, कुछ अराजक लोग उत्तेजित होकर सभागार में नारेबाजी करने लगे, जिसमें सभी लोगों ने शांत कराने की कोशिश की। सभागार के अंदर उनके साथ किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा और अभद्रता नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय सांसद व शासन प्रशासन द्वारा कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाया गया व मुकदमा किया गया। हम कांग्रेस जन राज्यपाल को संबोधित पत्रक में मांग करते हैं कि मुकदमा वापस हो व मामले की न्यायिक जांच हो। प्रतिनिधिमंडल में दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, मनीष मुरोलिया, रमजान अली इत्यादि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, पार्षद साथी और तमाम हमारे सभी फ्रंटल संगठनों के साथ हम सब हमारी विधायक मंडल दल की नेता आदरणीय आराधना मिश्र मोना जी और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के ऊपर जो प्रतापगढ़ में कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, 307 का मुकदमा दर्ज किया, उसके खिलाफ आज हम सब पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे सारे मुख्यालयों पे हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि तत्काल वो मुकदमा उन लोगों के ऊपर से हटाया जाए और न्यायोचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में चैन से नहीं बैठेंगे, आंदोलन, गंभीर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुखिया आदरणीय योगी जी की। शिवपुर थाना अंतर्गत कर्ज में डूबे युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शिवपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर बसही में अजय कुमार गुप्ता नामक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय अजय गुप्ता नामक युवक हुक्का बार चलाता था। मृतक के पिता का कहना है कि वह ज्यादा कर्ज में था और कर्जदार उसे परेशान कर रहे थे। इस बाबत मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, ये क्या मामला है गोली चलने? ये अजय गुप्ता हैं, यहाँ मीरापुर बसही के, उनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। इनके घर में इनको गोली लगी है और अभी फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है जांच करने के लिए। और गोली स्वयं से लगी है या किसी ने मारी है अभी स्पष्ट नहीं है, जांच किया जा रहा है और जैसा साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर हुक्का बार का भी शिकायत आ रही थी, हुक्का बार भी इस मकान में चलता था जहाँ पे गोली लगी हुई है। अभी इस तथ्य की भी जांच की जा रही है, यद्यपि अभी इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है।
कैसा गोली चली है आपके, किसको लगी है गोली? और सर मेरे लड़के की गोली लगी है, तो कैसे लगाई मुझको नहीं मालूम, हम बाहर बैठे थे। कितने लोग घर में रहते हैं? हर में मतलब वहाँ लड़का छोटा होता था यहाँ पर, और हम लोग रोड पर रहते हैं। तो किसको लगी है गोली? छोटे लड़के को लगा है। कितने साल का उम्र है, क्या नाम? वो अजय गुप्ता नाम है उनका। क्या करते थे? और वो सर क्या करते थे वो, मतलब इसी में हुक्का बार शायद खोले थे हमको लगा उस वे में। कितने दिनों से ये हुक्का बार चल रहा था? और सर हम तो 1 साल से मतलब यहाँ मुंबई से आया हूँ, मैं वहाँ पर ऑटो चलाता था। तो यहाँ पे आप 1 साल से रह रहे हैं? हाँ तो सर। 1 साल से में आप कितनी बार देखे हैं क्या यहाँ पे? मतलब कोई तो लड़के आते जाते पी के जाते रहते हैं। और सर और लेकिन प्याजी रुपया वाले से प्रताड़ित किए हैं उसको, क्योंकि प्याजी रुपया वो ज़्यादा लिया था। 5 लाख रुपया कसम किया था। सबको मैं मंडोरी कर रहा था, कुछ लोग आए थे गुंडई भी कर रहे थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आए थे कुछ लोग। तो क्या क्या सूचना कभी पुलिस वालों को दिए? सर पुलिस को क्या दूँ हम लोग, क्या करनी पुलिस को सूचना दें, वो दिए नहीं। मतलब लड़के उसके लिए बात है भाई, लड़का हमें कोई ज़्यादा गलती हो जाए हम समझा देंगे, कमा भरा जाएगा, क्या करेंगे। जो हुक्का बार चला था क्या लाइसेंस था? नहीं सर, उसका लाइसेंस शायद नहीं, हमको लगता है लाइसेंस तो नहीं होगा। तो आप उसके पिता थे और हुक्का बार चला? अरे सर हम मना कर जाता सर, क्या करें, हम मजबूरी हमारी था भी ना भाई, हम तो 100 रुपये कमाने वाला इंसान था, हमको क्या मालूम वो सारा ये मतलब इस लाइन में कूद जाएगा हुक्का बार में। हम जा रहे सर, कर्जा लेकर हुक्का बार चलाते नहीं। गोली लगी है, क्या स्थिति है? अब सर हमको ये नहीं मालूम कौन भाई, मतलब वही लगा लड़के। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ट्विटर नेता कहे जाने पर पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने पलटवार किया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी जारी हो चुका है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट कर भाजपा सरकार पर तंज कसा गया, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें ट्विटर वाला नेता कहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव एक जमीनी नेता हैं और जनता उन्हें अपने दिल में रखती है। जो विकास कार्य अखिलेश यादव की सरकार में हुए भाजपा के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। मैम, किसान आंदोलन आज चल रहा है, भारत बंदी है, लेकिन कितना असर भारत बंद का वाराणसी शहर में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यहाँ अगर किसान अंदर से दुखी भी है तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो सड़क पे आके आंदोलन करें। वो उनका दिल से पूरा समर्थन है, लेकिन योगी जी की सरकार में सच बात कहने वालों को गिरफ्तारी मिलती है, जेल मिलता है। इसलिए किसान अभी इस कंडीशन में नहीं है, वो खुद ही भुखमरी से, उनके जो इस तरह सरकार में जिस तरह से बीज महंगा है, खाद महंगा है, उनको गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, जितनी भी परेशानियों के कारण वो खुद ही त्रस्त है कि वो अभी इनकी जो दंडात्मक योजना उनका प्रतिक्रियाएं हैं उनसे उनको वो झेल नहीं सकते। इसलिए वो सड़क पे भले ही ना आ रहे हों, लेकिन उनका दिली समर्थन किसानों के आंदोलन को है। किसानों की मांग अगर पूरी नहीं होती तो क्या समाजवादी पार्टी क्या करेगी इसमें? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और किसानों का आंदोलन जब तक चलेगा उनकी मांगों के साथ उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान है कि जब तक उनका आंदोलन चलेगा हम उनके साथ हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डर्बीशायर क्लब द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर का 92वां जन्म दिवस मनाया गया। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में पितृकुंड क्षेत्र में भारत की महान स्वर कोकिला व भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद के नेतृत्व में 92वां जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों में फल वितरित कर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद वर्मा, हाजी असलम, अब्दुल रहमान इत्यादि लोग उपस्थित रहे। शकील यार क्या किए हैं? आज हमने सुर सम्राट, सुर कोकिला, सुर की देवी लता मंगेशकर जी का 92वां जन्मदिन आज हम प्राचीन कुंड पितरकुंडा पर सादगी से मनाया। ना कि केक काट के, मैंने फल वितरण किया। फल वितरण करके और लोगों को, गरीबों को, बच्चों को, आम जनमानस को, आम लोगों को भी हमने फल वितरण किया। लता जी के 92वां जन्मदिन पे स्वास्थ्य के लिए भी हमने दुआ किया, अल्लाह ताला से उनकी सेहत बरकरार है, क्योंकि 92 साल एक आयु में वो पहुंच चुकी है। और लता जी
जब जब इस देश के ऊपर कोई संकट आती है या इस देश के ऊपर कोई परेशानी आती है तो लता जी जैसे 1962 में चीन के अंदर लड़ाई हो रही थी तो आए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। लता जी ने उस देश में उस वक्त जब 1962 में भारत बहुत कमज़ोर था, इस देश को एक कर दिया था उन्होंने। और इस देश की जिस तरीके से धागे में मोती पिरो जाती उस तरीके से उस दौर में भी देश पूरा एक साथ खड़ा हो गया था। आज भी लता मंगेशकर जी जब जब कोई ऐसी कोई बात आती है, जैसे कि भारत वर्ल्ड कप लेके आया, क्रिकेट के अंदर भी बढ़ावा उन्होंने दिया कि गलियों में चर्चा है भारत विश्व विजेता है। तो लता मंगेशकर जी ने हमेशा इस देश के साथ हमेशा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो ओलंपिक के अंदर से भी आए हो, चाहे एशियाड में आए हो, सारे लोगों का मन बढ़ाने के लिए जब तक उनकी आवाज़ और उनका कंठ काम करता था तो वो अपने सुर से इस देश के अंदर मोतियों के तरह धागे में पिरो देती थी, देश को एक कर देती थी। आज लता मंगेशकर जी को उसी पे भारत रत्न जैसा खिताब दिया गया और सम्राट का खिताब दिया। देश विदेशों में भी उनका दुनिया चर्चा होता है। आज भी लता मंगेशकर जी जो कि हमारे बीच में जितने भी गायकार हैं उनमें सबसे आज वही एक हमारी मार्गदर्शन बनी है जो है, और उनकी बहन आशा भोसले है और तमाम लोग हैं। लेकिन एक ऐसी कंठ की देवी जिनको आवाज़ से आज पूरा देश जो है एक गर्व करता है कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच में आज है, और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं प्राचीन कुंड में कि उनकी सेहत हमेशा बरकरार रहे, दीर्घायु रहे और हमेशा जो है हम लोग के मार्गदर्शन बने। रोहनिया थाना अंतर्गत एक मकान से चोरों ने नकदी समेत सोने चांदी के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर लिया। रोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनसराय पुलिस चौकी के अंतर्गत दरीखू नाटापुर स्थित एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बीती रात मकान के चैनल गेट का ताला तोड़कर मकान के अंदर चोर घुस गए और कमरे में रखी अलमारी व बक्सा तोड़कर 80,000 रुपए नगद समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर लिया। इस दौरान मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम दरेखू रोहनिया थाना अंतर्गत आज हमारे घर में करीब 12 से 1 के बीच में रात में कुछ 2 से 3 के बीच में हमारे घर में घुस के छत के माध्यम से शटर का ताला तोड़कर और उसके बाद जिस रूम में हम लोग सोए थे उसके बगल वाले रूम को खोलकर हमारे जिस रूम में सोए थे उस रूम को बाहर से कुंडी लगाकर और दोनों दाएं और बाएं दोनों रूम में एक अलमारी रखा हुआ था, एक अलमारी बना हुआ था, उसको तोड़कर हमारे घर में जो बॉक्स को और जेवरात और कुछ नगद पैसे थे। कितने की जेवरात ले गए होंगे? सर उसमें 2 चैन था और सोने का गहना कितना का ले गए होंगे? सोने का गहना सर करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में था। भाजपा राज्यसभा सदस्य व उत्तर प्रदेश सह चुनाव प्रभारी सरोजा पांडे वाराणसी आई। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य व उत्तर प्रदेश सह चुनाव प्रभारी सरोजा पांडे का काशी आगमन हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जनगणना की मांग करने वाले एनडीए के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार को संविधान का पाठ पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि काशी क्षेत्र के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों संग बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले कोई अन्य पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां बैठक भी कर रही हैं। आप लोग की तरफ से बैठक का सिलसिला होगा सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ, किस प्रकार की बैठक होगी, किस प्रकार के दिशा निर्देश होंगे कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक बैठक जो हमारी आज शुरू हुई है, चूँकि हम कैडर बेस पार्टी है इसलिए चुनाव को लेकर हमें कोई बहुत विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती। सत्ता हमारे लिए केवल सत्ता ही प्राप्त करना है, ये हमारे दल का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। इसलिए हम तो हमेशा हर वक्त कार्य करते हैं, संगठन के तौर पर कार्य करते हैं। तो आज चुनावी बैठकों की शुरुआत हुई है, ऐसा आपकी तरफ से जो विषय है, मुझे लगता है कि ये सांगठनिक बैठक है, जो हम सांगठनिक बैठक करते हैं जिसमें हमारे यहाँ पर दल की तरफ से हम अपने कामों को बूथ तक ले जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा,
मैम आपको पूर्वांचल का प्रभार दिया गया है, सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पूर्वांचल अति महत्वपूर्ण इलाका है उत्तर प्रदेश का, क्या है, किस प्रकार की तैयारियां हैं पूर्वांचल को फतह करने के लिए? निश्चित तौर पर यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका ये क्षेत्र है और यहाँ पे पहले से बदला हुआ काशी क्षेत्र दिखाई देता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारी जो राज्य की सरकार है, उन्होंने जो काम किया है, हम उन सभी कार्यों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं। आज महिलाओं को, जो आंगनबाड़ी की वर्कर हैं, उनको मोबाइल का वितरण हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन महिलाओं की चिंता की है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने जो बहुत लंबित थी उनकी ये मांग और आज वो पूरी हुई है। मैम, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, संसद में आपके सहयोगी भी हैं, और वो कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ बैंड बाजा पकड़ा कर उनसे सिर्फ वोट लिया जाता है, उनके लिए काम नहीं किया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति के हम विरोधी रहे हैं और हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। जिन दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है वो आज कहाँ पर खड़े हैं ये दिखाई देता है। इसलिए हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का ये जो मूल मंत्र है, हम उसी की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी तो बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का अंगवस्त्र है। एक बार महाराष्ट्र की तरफ पलट के उद्धव ठाकरे जी को ज़रा देखना चाहिए, बहुत से प्रश्नों के उत्तर उनको स्वयं मिल जाएंगे। मैं महाराष्ट्र की पूर्व प्रभारी रही हूँ। नहीं तो क्या लगता है मैम, यूपी को इस चुनाव को लेकर, चूँकि आप महाराष्ट्र से हैं और प्रभारी यहाँ का बनाया गया है, क्या लगता है चुनाव को अभी तक आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? बहुत मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार में आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैम, लड़ाई किससे मानती हैं अपना? विपक्ष अभी दिखाई नहीं देता है। नहीं, फिर भी कोई आइडिया? सब चुनाव थोड़ा पास आने दीजिए। बाहर की भी बहुत सारी स्टेट की पार्टी आ रही है, आप आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तो क्या आपका चुनाव इससे प्रभावित होगा या फिर आपका चुनाव और आसान हो जाएगा या फिर थोड़ी सी राह कठिन हो जाएगी इन लोगों के आने से? बहुतायत दलों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और बहुत से दलों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। चुनाव थोड़ा और पास आए। मैम, अनुप्रिया जी बोलती हैं, संसद में आपके सहयोगी भी हैं, वो कहती हैं कि इस बार ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, लगभग 45% यूपी में है, तो मुख्यमंत्री भी लगभग उसी इलाके से होना चाहिए। क्या ये इंडिकेट करता है किस प्रकार? अभी उन्होंने क्या कहा है ये मेरी जानकारी में नहीं आया है, जब आएगा तब बात करेंगे। लगातार ये बात भी कही जा रही है कि जाति का जनगणना नहीं होगी, क्योंकि इतने आधारभूत ढांचे हमारे पास नहीं है कि हम जनगणना करा सके। लेकिन बहुत सारे लोग, आपके पार्टी के ही लोग मांग कर रहे हैं, जैसे एनडीए में नीतीश कुमार हो गए, अनुप्रिया हो गई, ये लोग डिमांड कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। भारत का संविधान जिन मूलों के साथ में, जिन मंत्रों के साथ में आगे बढ़ा है, भारत की सरकार उसका ही समर्थन करती है और हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हीं विषयों का समर्थन करते हैं। इसलिए जो लोग ये मांग कर रहे हैं, उन्हें भारत के संविधान का पहला पन्ना उठाकर जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब दोनों नेताओं की तरफ इंगित है कि ये लोग संविधान का पन्ना पढ़ें। मैंने जो विषय था वो स्पष्ट किया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की याद में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से चहल्लुम का जुलूस निकाला गया, जो दरगाह फातमान, सदर, इमामबाड़ा, सरैया सहित शिवाला घाट पहुंचा, जिसमें अलम दुलदुल के ताजिया ताबूत उठाकर रास्ते भर नौहा मातम करते लोग चल रहे थे। इस दौरान कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए ये जुलूस निकाला गया। सभी ने देश में अमन चैन की दुआ की। इस मौके पर फरमान हैदर अब्बास, डॉक्टर शकील सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। किस तरह की जुलूस निकाली गई है? भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रकवि ने कहा था कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, ये चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। तो इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले ये इच्छा व्यक्त की थी कि यजीद मुझसे जंग ना कर तो मैं हिंद चला जाऊँ। ये वही हिंद है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान आते हैं इमाम हुसैन तो काशी आते, और काशी आते तो ये कृष्ण और राम का मुल्क है, क्योंकि एक ऐसा आदमी आता है जिसने शांति का संदेश दिया और जिसने सारी दुनिया को कुर्बानी के ज़रिए बचाया। तो आज 2 साल के बाद, और एक्चुअली में कम से कम 14 महीने बाद, 13 महीने 19 दिन बाद इमाम साहब का चेहलुम मनाया जा रहा है। ये वही चेहलुम है जो मोहम्मद के नवासे का हर साल मनाया जाता था, लेकिन कोविड के कारण और शासन आदेश के कारण ये चेहलुम नहीं मनाया गया, कोई जुलूस नहीं उठा। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है और मालिक का करम है कि हुसैन का गम मनाने के लिए आज चेहलुम के अवसर पर जगह जगह जुलूस उठ रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने भी दुलदुल को शीरीनी खिलाई है, मन्नतें मानी है, और हम शासन के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार से इंतज़ाम किया
और हमने अपनी अंजुमन के लोगों से भी, जो शहर की 28 अंजुमनें हैं, उनसे भी कहा कि मास्क लगा के, दूरी बना के ये पैगाम दें कि हम हुसैन के मानने वाले हैं और यही शांति का संदेश है। आज उनका गम मनाया जा रहा है। ये वो गम है जो हमें दिल का सुकून देता है। और भारत एक ऐसा देश है और उसमें भी काशी एक ऐसा शहर है जहाँ से जाने वाला पैगाम सारी दुनिया के लिए एक नमूने अमल बनता है और एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। ये पीएम का भी शहर है। कहाँ से कहाँ तक गया ये जुलूस? ये जुलूस कुछ दालमंडी से उठ के फातमान गए, काली महल से उठ के फातमान गए। आज 12 जुलूस हैं और शिवालय में उठ रहा है, आप समझिए मुकीमगंज में, तिलिया नाला में उठ रहा है, चौटा लाल खां में उठ रहा है, अर्दली बाज़ार में उठ रहा है और हर जगह सब लोग जो हैं वो कोविड का पालन करते हुए इमाम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसीलिए हमारा देश महान है कि तुमने किया था याद सन 61 में या हुसैन, उस दिन से इंतज़ार में हिंदुस्तान है, हिंदू भी यहाँ करते हैं शब्बीर का मातम, शायद इसीलिए मेरा भारत महान है। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भगवान विश्वकर्मा को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा को अपमानित करने के संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विष्णु शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा विश्वकर्मा समाज के आराध्य देवता भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान विष्णु शर्मा ने कहा कि इससे भगवान विश्वकर्मा का ही अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे विश्वकर्मा समाज के लोग इस बात से आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बाबत कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। बिहार प्रदेश के मधुबनी जिले के विस्पी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो हम लोगों के आराध्य देवता शिल्प देवता भगवान विश्वकर्मा के तैल चित्र पर प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूजन अर्चन किया है। उनके इस कृत्य से विश्वकर्मा समूचे देश और प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के भावना आहत हुई है और आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से देने का काम किया और हम लोगों ने जो है आक्रोश व्यक्त करते हुए एसडीएम फोर्स से हम लोगों ने कहा कि जब तक बिहार प्रदेश के हरिभूषण ठाकुर जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते या विश्वकर्मा समाज के हम लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते तो विश्वकर्मा समाज के लोग आर पार की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्ता के नशे में चूर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि भगवान विश्वकर्मा क्या हैं, महापुरुष क्या हैं, उनको जो अधिकारी बता रहे हैं, अधिकारी के कहने पर ये सरकार चलाने का काम रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है मठ के पुजारी हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मगर आप ये इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दिया। भगवान विश्वकर्मा को आपने महापुरुष की संज्ञा में रखते हुए विश्वकर्मा समाज के सार्वजनिक अवकाश को आपने निरस्त करने का काम किया है, जिससे समस्त विश्वकर्मा समाज के स्वाभिमान के साथ आपने कुठाराघात करने का काम किया है। और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी विश्वकर्मा समाज के घर पे जाएंगे, चौखट पर जाएंगे, विश्वकर्मा समाज उनको बदला लेने का काम करेगा। विश्वकर्मा समाज उनको जो है समझाने का काम नहीं करेगा, विश्वकर्मा समाज उनसे बदला लेने का काम करेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी से बाहर नहीं निकालते, हम लोगों की ये लड़ाई सड़क से लेके सदन तक अनवरत चलता रहेगा। बीजेपी जिला महामंत्री ने कृषि बिल के विरुद्ध धरने पर बैठने वालों को विपक्षी दल का नेता बताया। कृषि बिल कानून समाप्त कराने के लिए किसान लगातार 10 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान भारत बंदी का आह्वान भी किया गया था। वहीं बीजेपी के जिला महामंत्री शिवानंद राय ने बताया कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ है और तीनों बिल पास तो हो गए हैं, लेकिन किसान के हितों में ही है। जो ये विरोध कर रहे हैं वो विपक्षी दल के नेता हैं, न कि किसान है। इनके पास कोई और कार्य नहीं है, इसलिए किसान होने का ढोंग रच रहे हैं। शिवानंद जी, बात की जाए भारत बंदी का, किसान प्रयोग कर रहे हैं, कई पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है, विपक्ष पार्टियों के पास कोई काम नहीं है,
भारत बंद का असर काशी में नहीं है, न पूर्वांचल के किसी ज़िले में है, पूरे यूपी में नहीं है। ये लोग किसान धरने पर नहीं बैठे हैं, विपक्ष के नेता धरने पर बैठे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता तो किसान का काम करते हैं नहीं। जब ये लोग सरकार में थे तो किसान की आदाई नहीं। किसान सम्मान निधि से लेकर के जितनी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, माननीय योगी जी पूरा धर्मनिष्ठा से अपना जन जन तक उस योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, और किसी प्रकार का भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश में नहीं है, और न काशी में है, पूर्वांचल के ज़िले में भी नहीं है। सारी दुकानें खुल रही हैं, ट्रैफिक उसी तरह चल रहा है, कोई असर नहीं। तो क्यों ये विपक्ष जो है बार बार आरोप लगा रही है कि किसान भाइयों के साथ हम लोग हैं? विपक्ष को मुद्दा मतलब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कभी वो किसान के लिए धरना करेंगे, उनके दिमाग में जो भी खुरापात आएगा वो काम करें, उनके जी में कोई काम तो है नहीं, और सरकार अपना इतना बढ़िया काम कर रही है, जनता खुश है, किसान खुश हैं। अगर बात की जाए तो आज किसान आंदोलन में एक मजदूर की किसान की मृत्यु हुई, आपकी सरकार उसको क्या कहेगी? किसान की मृत्यु जो हुई है उस पर भारत सरकार किसान दुर्घटना बीमा तमाम तरह की जो है लाभ है उनको मिलेगा, और इस आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग केवल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके पक्ष के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो आंदोलन का आज भारत बंदी का असर था, तो क्या ये बेअसर हुआ? ये लोग सफल नहीं हो पाए। ये लोग ये भारत बंद मत कहिए, ये विपक्षियों का मतलब आंदोलन कहिए, और ये सब निराधार है। इसका कोई इनके अनशन का कोई मतलब नहीं है, न भारत बंद का मतलब है। जैसे 2022 का चुनाव आएगा, ये लोग अपना बाजा गाजा लेके इसी तरह दौड़ते रहेंगे और खेला खेलते रहेंगे, कोई इसका असर पड़ने वाला है। तो क्या लगता है खेला हो बे? खेला कुछ नहीं होना है। 22 में फिर योगी जी आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और ये लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन इनकी शुरू से आदत रही है, और ये इसी तरह समाप्त हो जाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस। आईएमए बनारस शाखा का चुनाव हुआ संपन्न, सचिव पद पर डॉक्टर राहुल चंद्रा हुए विजयी। डर्बी शायर क्लब द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर का मनाया गया 92वां जन्मदिवस। और नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।